नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट का। हमने डिसाइड किया था ना कि हिंदू में कोऑपरेटिव मूवमेंट का आर्टिकल अच्छा नहीं आया है, तो 2-3 आर्टिकल्स को कंपाइल करके हम कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज वो दिन आ गया है। कंटेक्स्ट ये था कि नई मिनिस्ट्री सरकार ने बनाई है, तो सबसे पहले हम कोऑपरेटिव मूवमेंट का ही आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का यूएपीए से संबंधित अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अब आपको लगा होगा इससे संबंधित तो हमने कुछ डिस्कस किया है। हाँ, कुछ तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से नहीं डिस्कस किया है। तो आज इस एक्ट के बारे में भी हम कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस कर लेंगे ताकि पूरा आपका तैयार हो जाए। और तीसरा आर्टिकल यहाँ पे इंडिया चाइना रिलेशंस, 2-3 पॉइंट निकलते हैं, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो नीचे आज हिंदू में आर्टिकल है ना, इसमें एक पॉइंट निकल के आता है कि कोर्ट्स को इन्वेस्टिगेशन में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर्स पर छोड़ देना चाहिए। जैसे पुलिस है, पुलिस में जो इंस्पेक्टर जांच कर रहा है ना क्राइम की, तो उस पर छोड़ देना चाहिए कि वो कब किस आरोपी को गिरफ्तार करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता है। काफ़ी बार कोर्ट्स आदेश दे देती हैं इंस्पेक्टर को, यानी इन्वेस्टिगेटर को, कि आप उसको अरेस्ट क्यों कर रहे हो, उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो इससे इन्वेस्टिगेटर्स का मोरल डाउन हो जाता है। वो अपनी स्किन बचाने के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है, ना कि फेयर इंटेंशन से वो काम करता रहता है। उसको लगता है कि जैसा कोर्ट्स ने कहा है वैसा कर देता हूँ, अदरवाइज मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो ये गलत है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ धांधलेबाजी हो रही है या फिर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो पैसा लेके काम कर रहे हैं, तब तो कोर्ट इंटरवेंशन करे, अदरवाइज नहीं। ये पॉइंट बोलते हैं, बस मेन यही पॉइंट है इस आर्टिकल में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। सबसे पहले आप मुझे कोऑपरेटिव का मतलब बता दीजिए। याद होगा आपको, हमने एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया था, मैथ्स वाला एग्जाम्पल, कि किसी हॉस्टल में 100 स्टूडेंट्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे जो कि मेस में हमारे लिए खाना तैयार करवाएगी। एक और एग्जांपल देखिए। जैसे देखो, एक तो ये सिस्टम होता है, कोई बिल्डर जिसने ज़मीन ली, ज़मीन के ऊपर रेजिडेंशियल सोसाइटी इस्टेब्लिश कर दी जिसमें 100 फ्लैट्स हैं। अब बिल्डर एक एक करके उन 100 फ्लैट्स को बेचेगा और मुनाफा कमाएगा। एक दूसरा मॉडल ये भी हो सकता है, मान लीजिए पहले से ही वो 100 लोग जिनको घर की तलाश है, जो अपने लिए फ्लैट बनवाना चाहते हैं, वो एक साथ आ जाएं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करें। प्रॉपरली उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट चुना जाए, कोषाध्यक्ष चुना जाए, सेक्रेटरी चुना जाए, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 100 लोगों से पैसा इकट्ठा करके ज़मीन लेके वहाँ पे घर बनवाए। अगर ऐसा ये 100 लोग करेंगे तो इनको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर का जो मुनाफा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये 100 लोग मिलके ही अपने लिए लैंड परचेज किया, इन्होंने अपने लिए घर बनवाया, तो इनको वो फ्लैट सस्ता पड़ेगा। ये ही एक और एग्जांपल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। एग्जाम में लिखने के लिए डेफिनेशन क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव देखो एक ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं जो कि एक साथ आते हैं वॉलंटरी, अपनी इच्छा से, ताकि अपने कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। कोऑपरेटिव के ऊपर किसी एक पर्सन का हक नहीं होता है, और जितने मेंबर्स होते हैं सबके द्वारा मिलके उस कोऑपरेटिव को कंट्रोल किया जाता है डेमोक्रेटिकली। तो ये डेफिनेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, जो एग्जाम में आपको लिखनी है। कोऑपरेटिव देखो काफ़ी तरह के हो सकते हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स, यानी कंज्यूमर एक साथ आते हैं अपने कॉमन हितों की पूर्ति के लिए। प्रोड्यूसर एक साथ आते हैं। हाउसिंग के लिए लोग एक साथ आते हैं। क्रेडिट के लिए एक साथ आते हैं, या फिर मार्केटिंग के लिए एक साथ आते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस पर्पज़ के लिए मेंबर्स जो हैं वो एक साथ आए हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का टाइप क्या है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2012 का जो साल है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के तौर पर डेजिनेट किया था। इंडिया देखो अभी भी एक कृषि प्रधान देश है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टर्स में कोऑपरेटिव मूवमेंट ने, कोऑपरेटिव्स ने डेवलपमेंट लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपको तो पक्का याद होगा, कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था डेयरी सेक्टर से संबंधित, किस प्रकार से ऑपरेशन फ्लड में, यानी मिल्क रेवोल्यूशन हमारे देश में आया, उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट ने कैसे रोल प्ले किया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कोऑपरेटिव्स डोमिनेंट हैं।
जैसे एग्रीकल्चर, क्रेडिट, मार्केटिंग। इफ़को जो है, इस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का शेयर फर्टिलाइजर्स के मामले में तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा मिल्क, कॉटन, हैंडलूम, हाउसिंग, एडिबल ऑयल, शुगर, फिशरीज, इनसे जुड़े कोऑपरेटिव्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अब देखो, थोड़ा हम इतिहास में जाते हैं। आज़ादी से पहले किस प्रकार से कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में चली। देखो, जिस प्रकार से क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो रहा है ना, तो यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकती है कि प्री इंडिपेंडेंस ईरा में कोऑपरेटिव मूवमेंट को डिस्कस कीजिए। तो कोऑपरेटिव से पहले तो देखो स्टार्ट हुए थे यूरोप में, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव्स को इंडिया में भी इस्टेब्लिश किया, क्योंकि इंडिया में फार्मर्स काफ़ी पुअर थे और मनी लेंडर्स के द्वारा फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रमोट किया। ये जो वर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये देखो तब एग्जिस्टेंस में आया था जब महाराष्ट्र में पुणे और अहमदनगर के जो किसान हैं वो काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे मनी लेंडर्स की नीतियों के अगेंस्ट। मनी लेंडर्स जब लोन देते थे किसानों को तो उस पर भारी भरकम इंटरेस्ट वसूलते थे। इसको लेके एजिटेशन चल रहा था पुणे और अहमदनगर के फार्मर्स का। तो इस एजिटेशन के बाद, विरोध प्रदर्शन के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 एक्ट्स बनाए। डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 में, लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट 1883 में और एग्रीकल्चरलिस्ट लोन एक्ट 1884 में। पहली जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी प्री इंडिपेंडेंस ईरा में, ये बनी 1903 में बैंकिंग में। इस सोसाइटी को गवर्नमेंट ऑफ बंगाल की सपोर्ट के साथ इस्टेब्लिश किया गया था और ये सोसाइटी रजिस्टर हुई फ्रेंडली सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। बाद में देखो 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट आया। इस एक्ट ने कोऑपरेटिव को एक निश्चित स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड किया। 1919 में इसके बाद कोऑपरेशन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट बन गया, यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया। प्रोविंसेस को यह अधिकार दिया गया था कि आप अपने अपने कोऑपरेटिव लॉज बना सकते हो अंडर मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। यही स्ट्रक्चर चलता रहा जब तक कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं आ गया। इसके बाद 1942 में गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक और एक्ट लेके आई, मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। देखो, ये जो एक्ट है उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कवर करता था जिनकी मेंबरशिप एक प्रोविंस में ना होके मल्टी प्रोविंसेस में थी। उस समय कई सारे प्रोविंस थे इंडिया में, और अगर मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो मेंबरशिप है वो अलग अलग प्रोविंसेस में भी हैं, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कवर करता था ये एक्ट। इसके बाद देश आज़ाद हो गया। तो आज़ाद भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट कैसे चली? देखो, इंडिपेंडेंस के बाद कोऑपरेटिव्स को जगह दी गई 5 ईयर प्लान्स में। 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी कि एक पॉलिसी आनी चाहिए कोऑपरेटिव्स पे, नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो पदाधिकारी होते हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, उनको ट्रेनिंग देने के लिए प्रोविज़न किया जाए ताकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अच्छे से चला सकें। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ भी इस्टेब्लिश किए जाएं। नेक्स्ट, 1962 में एक नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश की गई। ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन थी, यानी पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से इसे इस्टेब्लिश किया गया था और उस एक्ट का नाम था नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट। इसके बाद 1984 में पार्लियामेंट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट इस्टेब्लिश किया ताकि अलग अलग जो कानून थे सोसाइटी से संबंधित, जैसे मार्केटिंग सोसाइटी के लिए अलग कानून था, क्रेडिट सोसाइटी के लिए अलग कानून था, उन सबको एक कानून में समेटा जा सके। उसके लिए 1984 में ये एक्ट आया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। 2002 में सरकार नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव्स लेके आई। देखो, सोच के देखिए, रिकमेंडेशन दी गई थी 1958 में और आई कब पॉलिसी? आई 2002 में। इतना स्लो काम करती है सरकार। तो अब बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं कोऑपरेटिव से संबंधित। ऐसे क्वेश्चन प्री में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं, मेंस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आ गया तो ये आपको लिखना है, लेकिन प्री में सीधा ये पूछ लिया जाता है क्या कोऑपरेटिव जो वर्ड है संविधान में मेंशन है या नहीं है, अगर मेंशन है तो कहाँ पे मेंशन है। देखो, 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी और इस अमेंडमेंट की सहायता से संविधान में
एक पार्ट ऐड कर दिया गया, पार्ट 9 बी, जो संविधान का पार्ट 9 ए है म्युनिसिपल्स से संबंधित, उसके बाद ये पार्ट ऐड किया गया है पार्ट 9 बी। ये हमारे देश में कोऑपरेटिव वर्किंग से संबंधित है। इसके अलावा आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास सी में एक जो बात बोली जाती है ना कि किसी इंडिविजुअल्स को अधिकार है वो कोई यूनियन या एसोसिएशन बना सकते हैं, तो इसमें कोऑपरेटिव वर्ड को भी ऐड कर दिया गया था। तो कोऑपरेटिव बनाना भी अब सिटीजन्स का एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट, संविधान के आर्टिकल 43 बी में जो कि डीपीएसपी है, इसमें बोला गया है सरकार काम करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने के लिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं कोऑपरेटिव से संबंधित। ये कुछ कमेटीज हैं जो समय समय पर गठित की गई थी कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए। बस 2 कमेटीज़ के आप नाम याद रख लीजिए ताकि कोट किए जा सके एग्जाम में, और वो भी रिसेंट वाली हों तो ज़्यादा बढ़िया है। विखे पाटिल कमेटी और वीएस व्यास कमेटी 2001-2004। पुरानी कमेटीज़ को तो याद रखने का इतना फ़ायदा है नहीं। अब इश्यूज़ की बात करते हैं, नहीं पहले इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर की हमारे देश में इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है पेनिट्रेशन इनटू क्रूशियल एरियाज। इसका मतलब देखो ये है बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जिसमें स्टेट नहीं जा पाता, इवन प्राइवेट सेक्टर भी नहीं पेनिट्रेट कर पाता। फॉर एग्जांपल क्रेडिट मान लीजिए, अब बैंक लोन देते नहीं है आसानी से, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो। तो क्रेडिट सोसाइटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उन मेंबर्स को लोन देने में जिन्हें आसानी से लोन मिलता नहीं है। इसके बाद पॉइंट है क्रूशियल इनपुट्स। देखो जो ये विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, ये स्ट्रेटेजिक इनपुट्स प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े फार्मर्स को। कंज्यूमर सोसाइटीज़ कंज्यूमर्स की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं कम रेट पर। अब जैसे देखो बहुत सारे कंज्यूमर्स एक साथ आ जाएंगे तो एक बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मार्केट में जाके माल खरीदेगी, उन्हें तो सस्ता माल मिलेगा ना, तो कंज्यूमर्स को डिस्काउंट मिलेगा, ये फ़ायदा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेनिफिट्स दी फार्मर्स। फार्मर्स को खूब फ़ायदा होता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से। जैसे मार्केटिंग सोसाइटी है, अगर एक किसान अपनी फसल को बेचेगा तो उसकी उतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें काफ़ी सारे किसान मेंबर्स हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसान की फसल को बेचेगी तो बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, ज़्यादा अच्छे दाम दिलवा पाएगी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसानों को उनकी फसलों के। नेक्स्ट है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो एक किसान को अपनी फसल स्टोर करके रखनी है, उसके पास तो इतने पैसे नहीं अपना अलग से गोडाउन बनवाए या फिर कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी वो इस्टेब्लिश करे। लेकिन मान लीजिए 100 किसान हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसा देके कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी इस्टेब्लिश करती है जिसमें सारे के सारे जो किसान हैं मेंबर्स हैं उनकी फसल को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ने यहाँ पे क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है जैसे कोल्ड स्टोरेज, रूरल रोड्स, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू काम जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व नहीं होती। तो रेड टेपिज्म आमतौर पर ये सब कुछ जो सरकारी कामों में देखने को मिलता है वो सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में नहीं देखने को मिलता, इसलिए काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है, बिना तकलीफ के हो जाता है। नेक्स्ट है यूनिटी अमंग द मेंबर्स। कोऑपरेटिव मूवमेंट ने रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट लाने का काम तो किया ही किया, लेकिन देखो जो मेंबर्स बने कोऑपरेटिव सोसाइटी के उनमें आपस में एकजुटता, ट्रस्टवर्दीनेस, ये सब भी बढ़ी। तो आप कह सकते हो भाईचारा ज़्यादा बढ़ा। नेक्स्ट है बियॉन्ड क्लास कन्फ्लिक्ट। देखो हमारे देश में सोसाइटी में तो क्लास डिवाइड बहुत ज़्यादा है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग तबकों के लोग एक साथ आते हैं तो क्लास डिवाइड कम होता है। नेक्स्ट एनकरेजेस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। चूँकि देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई एक पर्सन मालिक नहीं होता, डिसीजंस डेमोक्रेटिकली लिए जाते हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जैसे वैल्यू ऑफ सेल्फ हेल्प, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, सॉलिडारिटी, इन सबको प्रमोट करती हैं। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जुड़े चैलेंजेस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है मिसमैनेजमेंट एंड मैनिपुलेशन। देखो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिसमैनेज किया जाता है। गवर्निंग बॉडी में ज़्यादातर
अमीर अमीर लोग होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, और जो कॉमन मेंबर्स होते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जो गवर्निंग बॉडी में लोग होते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाते हैं। और आजकल तो देखो पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होने लगी है, मतलब पॉलिटिशियंस घुस जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, क्योंकि उनको लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कब्जा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स हासिल किए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हो पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। मेंबर्स को पता नहीं होता कि उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन रन होनी चाहिए, कुछ नहीं पता, मतलब जानकारी का अभाव होता है। इसके बाद नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड कवरेज। देखो ज़्यादातर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ना उनके कुछ ही मेंबर होते हैं और वो एक दो गांव तक सीमित होती हैं। बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हमारे देश में काफ़ी कम हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल वीकनेस। कोऑपरेटिव मूवमेंट में एक ये कमी ये है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ट्रेंड पर्सनल की कमी है। ट्रेंड स्टाफ हो ना तो वो अच्छे से नेगोशिएट कर ले मेंबर्स के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है, तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़्यादा इफेक्टिवनेस से काम नहीं कर पाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ एफर्ट्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। देखो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी सफल तो तब होगी ना जब उसके पास पैसे होंगे, और पैसे कब आएंगे जब मेंबर्स थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन मेंबर्स कंट्रीब्यूट कम करते हैं, इस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कैपिटल नहीं होता। कैपिटल नहीं होता तो वो सारी बातें जो हमने डिस्कस की कि हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करती है, वो कैसे करेगी? पैसे ही नहीं होंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड कर सकेगी? नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। देखो आजकल तो बड़ी बड़ी एमएनसीज मार्केट में हैं, तो उनका मुकाबला कोऑपरेटिव सोसाइटीज से होता है। तो जाहिर तौर पर जो एमएनसीज हैं उनके पास तो रिसोर्सेज की कमी नहीं होती ना, वो भारी पड़ती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं होती, इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो कंपटीशन में पिछड़ जाती हैं जब उनका एमएनसीज के साथ कंपटीशन होता है। इसके बाद स्लाइड पलटते हैं। नेक्स्ट पॉलिटिसाइजेशन का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद देखो कोऑपरेटिव फाइनेंस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। जो हमारे देश में कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो खुद ही काफ़ी गरीब हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स के पास पैसा नहीं होता, उनका एनपीएस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इस वजह से कोऑपरेटिव बैंक्स भी ज़्यादा लोन दे नहीं पाते कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। तो इस प्रकार से हमने चैलेंजेस डिस्कस किए। सजेशंस की बात करें, अगर देखो चैलेंजेस पता हों तो सजेशन तो आप आसानी से लिख सकते हो। जैसे एक चैलेंज ये था, ट्रेंड स्टाफ की कमी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, तो आप सॉल्यूशन दे दो कि स्टाफ को ट्रेन करने की आवश्यकता है, प्रोफेशनलिज्म इंड्यूस करने की आवश्यकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। जैसा हमने चैलेंज डिस्कस किया कि कुछ लोग जो चुने जाते हैं गवर्निंग बॉडी में वो अपनी मनमानी करते हैं, तो इसका आप सॉल्यूशन दे सकते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉपर लॉज, प्रॉपर रूल्स के आधार पर चलनी चाहिए और डिसीजंस डेमोक्रेटिकली लिए जाने चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद होना चाहिए मेंबर्स को एकजुट रखना। मेंबर्स बेशक देखो एक दूसरे को जाने ना, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एकजुटता से काम करे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की। पास्ट में काफ़ी सारे सेक्टर्स में अच्छा काम किया है और फ्यूचर में भी देखो नए नए एरियाज़, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों को उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, उन एरियाज़ के बारे में फेमिलियर कर सकती है और उन एरियाज़ में कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छा काम कर सकती है। इफेक्टिव लीडरशिप की आवश्यकता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, तो सरकार इस दिशा में कुछ प्रयास कर सकती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोऑपरेटिव मूवमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। कंटेक्स्ट ये है, हाल फिलहाल में देखो बहुत सारे लोगों के अगेंस्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत केस दर्ज किया गया है और काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी पैदा हुई हैं इस एक्ट को लेके। तो एक्ट काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, हम डिस्कस कर लेते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, ये जो एक्ट है ना, इंडिया का मेन एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन है। जब इस एक्ट के तहत किसी के अगेंस्ट केस दर्ज किया जाता है तो आसानी से बेल नहीं मिलती। दिक्कत ये है कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा केसेस दर्ज किए जा रहे हैं इस एक्ट के अगेंस्ट। 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार
1948 लोगों के अगेंस्ट इस एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए। ये एक्ट ओरिजिनेट कब हुआ? 1967 में। शुरू में देखो इस एक्ट में टेररिज्म या फिर टेररिस्ट एक्ट ऐसा कोई वर्ड नहीं था। टेररिज्म को काउंटर करने के लिए एक्ट आए, टाडा एक्ट, पोटा एक्ट, ये तो और भी ज़्यादा सख्त थे, स्ट्रिक्ट थे, लेकिन इनको अब रिपील किया जा चुका है। तो इसलिए सरकार ने बाद में अमेंडमेंट करके इस एक्ट में टेररिस्ट एक्ट वर्ड ऐड कर दिया, ताकि टेररिज्म संबंधित जो एक्टिविटीज़ है ना उनको भी काउंटर किया जा सके इस एक्ट की सहायता से। शुरू में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए कोई एसोसिएशन बनी है, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट था। अनलॉफुल एक्टिविटी मतलब कोई भी एक्शन लिया जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर एसोसिएशन के द्वारा देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या फिर सोवरेनिटी को वायलेट करने के लिए, ये मतलब है अनलॉफुल एक्टिविटी का। ये एक्ट देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कोई भी ऐसी एसोसिएशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अनलॉफुल है तो उसे बैन किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट के तहत ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करके। पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा है इस एक्ट के तहत। अगर केस दर्ज होता है और साबित भी हो जाता है आरोपी के खिलाफ केस, तो डेथ पेनल्टी हो सकती है, उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है। दोनों इंडियन और फॉरेन नेशनल्स को भी चार्ज किया जा सकता है इस एक्ट के तहत। इवन देखो अगर क्राइम फॉरेन लैंड पर घटित हुआ है, इंडिया से बाहर कहीं घटित हुआ है, तो भी ऑफेंडर को उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जैसे क्राइम इंडिया की धरती पर कमिट हुआ है। चार्जशीट की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मैक्सिमम 180 दिनों में चार्जशीट फाइल कर सकती है और चार्जशीट के टाइम को एक्सटेंड भी किया जा सकता है कोर्ट को इन्फॉर्म करके। इसके अलावा 2004 में अमेंडमेंट करके सरकार ने इस एक्ट में जो ऑफेंसेस हैं उसमें टेररिस्ट एक्ट के ऑफेंस को भी ऐड कर दिया था। याद कीजिए आर्टिकल की शुरुआत में मैंने आपको बताया था ना, पहले तो ये टाडा पोटा अलग से एक्ट थे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को काउंटर करने के लिए। जब वो एक्ट रिपील हो गए टाडा पोटा, तो सरकार ने सोचा कि ये जो एक्ट है ना पुराना, उसी में इस वर्ड को ऐड कर देते हैं ऑफेंसेस में। 2004 में सरकार ने ये कर दिया। 2019 में और भी अमेंडमेंट की गई। 2019 में जो अमेंडमेंट की गई, पहले देखो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया जा सकता था, किसी टेररिस्ट को, इंडिविजुअल को बैन करने का प्रोविजन नहीं था इस एक्ट में। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट करके इंडिविजुअल्स को भी बैन करने का प्रोविजन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 2019 के अमेंडमेंट में डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पावर्स दी गई। वो अप्रूवल दे सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी आरोपी की प्रॉपर्टी को सीज करना है तो उसके लिए अप्रूवल दिया जा सकता है एनआईए के डीजी के द्वारा। एक्ट इंपावर करता है एनआईए को कि एनआईए का इंस्पेक्टर या फिर उससे बड़े पद का कोई पदाधिकारी जो है, नहीं पदाधिकारी नहीं कहेंगे, ऑफिसर्स कहेंगे, इंस्पेक्टर या फिर उससे बड़े कद का कोई ऑफिसर है, वो टेररिज्म संबंधित केस की जांच कर सकता है। इसके अलावा देखो प्रोविज़न ये भी है इस एक्ट में कि किसी इंडिविजुअल की पर्सनल या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के एजेंसीज के साथ शेयर की जा सकती हैं। वो लोग जो टेररिज्म से कनेक्टेड हैं उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया जाता है इस एक्ट में। इंडिया जिन 9 ट्रीटीज़ को इंडिया ने साइन किया है, उन 9 ट्रीटीज़ में जिस प्रकार से टेररिज्म को डिफाइन किया गया है वो टेररिस्ट एक्ट होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। जो इस एक्ट के तहत केस दर्ज होते हैं उनको देखो उनका ट्रायल चलता है स्पेशल कोर्ट्स में। तो इस प्रकार से हमने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस कर लिए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के। अब कुछ इश्यूज़ हैं जिनको आप जान लीजिए। फंडामेंटल राइट को कर्ब करता है ये एक्ट, क्योंकि देखो बेल मिलना तो अधिकार है ना, जब तक कि कोई किसी पर्सन पर आरोप साबित नहीं हो जाते तो वो इनोसेंट है। लेकिन इस एक्ट के तहत जब केस दर्ज होता है तो बेल आसानी से मिलती नहीं। एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत स्वीकार नहीं की जाती कोर्ट के द्वारा, और 180 दिनों का टाइम है चार्जशीट फाइल करने के लिए, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद भी टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है, तो आसानी से बेल नहीं मिलती। नेक्स्ट है एम्बिगुअस डेफिनेशंस। टेररिज्म संबंधित वर्ड्स की जो डेफिनेशन है वेग है, हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था इससे संबंधित। गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं इस एक्ट के तहत और गवर्नमेंट अनाप शनाप केस दर्ज कर लेती है और बाद में कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम है।
ट्रायल जो हैं वो चलते रहते हैं, जल्दी से मामले जो हैं वो डिस्पोज नहीं होते इस एक्ट से संबंधित जब केस दर्ज होता है। ये फेडरल स्पिरिट के अगेंस्ट है, क्योंकि लैंड ऑर्डर जो है वो तो स्टेट सब्जेक्ट हैं, लेकिन इस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज केस दर्ज करती हैं, तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट हैं। कई बार डिसेंटिंग वॉइसेस यानी सरकार के खिलाफ जो आवाज़ें हैं उन्हें दबाने के लिए सरकार इस एक्ट का सहारा लेती है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, ये पॉइंट्स वे फॉरवर्ड में दिए जा सकते हैं। मिसयूज़ को रोकने के लिए प्रोविज़न करने होंगे। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि इस लॉ का मिसयूज़ ना किया जाए। सोशल एक्टिविस्ट को परेशान करने के लिए इफेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट होना चाहिए। मतलब वास्तव में टेररिज्म संबंधित एक्ट्स को रोकने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए। और बाद में अगर कोई आरोपी जिसका इस एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता गया है वो बाद में बरी हो जाता है, तो उसको कंपनसेशन भी मिलनी चाहिए। और अगर झूठी कंप्लेंट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जिसने झूठी कंप्लेंट की है। जुडिशरी का रोल भी इंपॉर्टेंट है इस एक्ट के मिसयूज़ को रोकने में। जुडिशरी हर एक केस को ध्यान से देखे और अगर बेल दी जा सकती है तो बेल दी जाए। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में तजाकिस्तान में इंडिया और चाइना दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने आपस में मुलाकात की। सितंबर 2020 के बाद ये नेक्स्ट मुलाकात है दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच। तो उम्मीद ये की जा रही थी कुछ कॉन्क्रीट निकल के आएगा, क्योंकि बॉर्डर पर टेंशंस तो अभी भी बरकरार हैं। दोनों देशों की आर्मी लद्दाख रीजन में आमने सामने है। कुछ एरिया में तो डिसएंगेजमेंट हो चुका है, जैसे देखो पेंगोंग सो लेक रीजन में डिसएंगेजमेंट हो चुका है, गलवान वैली में डिसएंगेजमेंट हो चुका है। लेकिन कुछ एरियाज़ जैसे दपसांग, डेमचोक, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, इन एरियाज़ में अभी भी कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है। दोनों देशों की मिलिट्री आमने सामने है। चाइनीज़ LAC की साइड LAC पर हमारी साइड यानी इंडिया की साइड आगे हैं, लेकिन पीछे जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इन जगहों पर डिसएंगेजमेंट के लिए चाइना बात भी करने को तैयार नहीं है। ये इंडिया के लिए चिंता की बात है। तो दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने मुलाकात की ना। इंडिया की अप्रोच ये थी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये जो डिस्प्यूट है ना, ओवरऑल इंडिया और चाइना के रिलेशंस पर बुरा असर डाल रहा है, तो इसे जल्द से जल्द सोल्व किया जाए। ये भी कहा फॉरेन मिनिस्टर ने, 1988 के बाद जिस प्रकार से पीस रही बॉर्डर पर, उसकी वजह से इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे हुए, लेकिन अब पीस नहीं रहेगी बॉर्डर पर तो रिश्ते कैसे अच्छे होंगे। लेकिन चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो इतने ज़्यादा उत्साहित नहीं है इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए। वो एक बात ये बोलते हैं, जो कि चाइना की अप्रोच है, कि बॉर्डर डिस्प्यूट को आप साइड में रखिए, हम ओवरऑल रिश्तों को आगे ले जाते हैं। इंडिया ने कहा कि नहीं 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 नहीं, आप पहले बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व कीजिए, तब हम बाकी रिश्तों को यानी दूसरे ट्रेड रिलेशंस को आगे लेके जाएंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। चाइना कहता है कि डिस्प्यूट चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशंस दूसरे क्षेत्रों में इंप्रूव कर लो। ये फ़र्क है अप्रोच में। इंडिया पहले बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व करना चाहता है, लेकिन चाइना नहीं सोल्व करना चाहता है। पिछले साल इंडिया ने काफ़ी स्टेप्स तो लिए थे, देखो जैसे चाइना की काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया, लेकिन देखो उसका कोई खास रिजल्ट ना निकला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर काफ़ी है। चाइना से हम काफ़ी मेडिकल सप्लाईज इंपोर्ट करते हैं, जैसे APIs हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो चाइना पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम होगी, और चाइना के साथ जो ट्रेड रिलेशंस कम करने हैं तो वो एकदम से नहीं होंगे, इसमें लंबा समय लगेगा। तो इसीलिए राइटर यही कहते हैं, देखो बॉर्डर पे पीस ज़रूरी है और इसके लिए बातचीत चलनी रहनी चाहिए। बातचीत से ही इस जो इशू है इसका समाधान कोई निकाला जा सकता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।